हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का 4th सेशन। तो इस सेशन में हम देखेंगे ऑथोरिटीज़, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द डायरेक्टर। तो सबसे पहले अथॉरिटी देखते हैं। तो हमने पहले भी देखा है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी है, तो इसलिए उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है। लेकिन करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि करोड़ों शेयर होल्डर्स मिल के कोई भी डिसीजन इफ़ेक्टिवली ले पाए। बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं, इसलिए उसमें डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और प्लस ये भी है कि सारे शेयर होल्डर्स के पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होता है डिसीजन लेने के लिए, इसीलिए वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? वो लोग डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स का कंपनी में इस वजह से एक स्पेशल स्टेटस है, बिकॉज वो डायरेक्टली कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट करके उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे हम एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में थोड़े उनको थोड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो लोग डिसीजन किस तरीके से लेते हैं? वोटिंग के थ्रू लेते हैं। वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी जब मीटिंग होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लाइक हमने देखा था मैक्सिमम 15 तक हो सकते हैं। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम ओपिनियन हो। 15 लोग हो मैक्सिमम 15 अगर है तो हो सकता है कि उनका ओपिनियन सेम हो, तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये केसेस में भी हो सकता है कि उन लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो भी सकते हैं, तो उस केस में उनका भी वोटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग होगा। जिस तरीके से शेयर होल्डर्स वोटिंग के थ्रू डिसीजन करते हैं, उस तरीके से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो डायरेक्टर्स भी वोटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग कर सकती है। उसमें भी मेजॉरिटी देखा जाएगा कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के बीच में एक एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। एजेंट प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। एट द सेम टाइम डायरेक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए शेयर होल्डर्स लायबल हो जाते हैं। शेयर होल्डर्स प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एजेंट ने जो भी काम किया है, अगर उसने अपने अथॉरिटी के अंदर रह के काम किया है तो फिर प्रिंसिपल उसका लायबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे इंश्योरेंस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसके जो सेल्स पर्सन होते हैं, वो आते हैं हमारे पास और वो हमको अलग अलग स्कीम के बारे में समझाते हैं कि भाई हमारी जो कंपनी है उसके पास ये स्कीम है, उसके ये बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ है वो लोग कंपनी के बिहाफ पे, जो उनकी इंश्योरेंस कंपनी है उनके बिहाफ पे काम कर रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एजेंट प्रिंसिपल का एक रिलेशनशिप है, बिकॉज वो अपने जो कंपनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सपोज़ कोई एम्प्लॉय कोई भी गलत चीज़ इन्फॉर्म कर रहा है आपको कि भाई आपको ये पॉलिसी में ये बेनिफिट मिलेगा, और आपने उसकी बात मान के ये ख़रीद लिया, और तो फिर कल को वो जो प्रिंसिपल है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है वो लायबल हो जाती है कि आपको जो भी सेल्स पर्सन ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं वो सारे इंश्योरेंस कंपनी को निभाने पड़ेंगे, वरना उस पर हम केस कर सकते हैं कि भाई आपके जो सेल्स पर्सन है उसने गलत रिप्रेजेंट किया था इसीलिए मैंने ख़रीदा था, तो अभी आप लायबल हो ये सारे जो भी गलत रिप्रेजेंटेशन है उसका फाइनेंशियल भरपाई करने के लिए। सिमिलरली डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स में भी ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने कोई भी डिसीजन लिया बिजनेस रिलेटेड डिसीजन, और वो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन की वजह से लॉस हो गया, तो वो लॉस उन्होंने जो किया है वो एक्चुअली जो भी उन्होंने काम किया है वो दे हैव डन ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। उन्होंने शेयर होल्डर के लिए काम किया है, बाय चांस उसमें लॉस हो गया। हम जब भी बिज़नेस करने जाते हैं हमारी इच्छा तो यही होती है कि प्रॉफिट हो, बट ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो। कई बार हमारे डिसीजन गलत भी हो जाते हैं और हमें नुकसान हो भी जाता है।
तो ये लॉस का अल्टीमेट लायबिलिटी किस पे आएगा, वो शेयर होल्डर पे आएगा। तो ये होता है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। इसमें ये होता है कि एजेंट विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द वर्क ऑफ द एजेंट। यहाँ अब हम देख रहे हैं कि ऑथोरिटीज़ क्या है डायरेक्टर की। तो जो डायरेक्टर की ऑथोरिटी है वो मेनली 3 जगह पे मेंशन होती है। पहली तो कंपनीज एक्ट, सेकंड है मेमोरेंडम एंड थर्ड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी कंपनीज एक्ट में जो भी अथॉरिटीज़ है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला तो उसका अथॉरिटी, उसको पावर ये दिया हुआ है कि वो शेयर्स को इशू कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन इनवाइट कर सकते हैं और शेयर एप्लीकेशन आने के बाद वो शेयर्स को अलॉट भी कर सकते हैं शेयर होल्डर को। उसके बाद जो भी शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है उस पे जो अनपेड अमाउंट है, सपोज़ 10 रुपये फेस वैल्यू में से 3 रुपये पेड है, तो बाकी के 7 रुपये वो कभी भी कॉल फॉर कर सकते हैं। सो दे कैन मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड मनी। उसके बाद वो शेयर्स को बाई बैक कर सकते हैं। मतलब वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है, हमने पहले 10 लाख शेयर्स इशू किए हुए थे, लेकिन अभी हम एक बेटर पोजीशन में है, या फिर मतलब कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो कंपनी ये बोल सकती है कि ठीक है, 10 लाख हमने पहले इशू किए थे, अभी हम 2 लाख शेयर्स वापस शेयर होल्डर के पास से ख़रीदने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है कि उनको ये अथॉरिटी है कि वो डिबेंचर्स इशू कर सके। डिबेंचर्स या फिर कोई और सिक्योरिटीज़ भी, जैसे कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स पहले इशू किया करती थी, और डिबेंचर्स, ये कोई भी चीज़ वो इशू कर सकती है। नेक्स्ट है वो कंपनी के बिहाफ पे पैसे बोरो कर सकती है, मतलब वो लोन ले सकते हैं। तो डिबेंचर्स भी वैसे एक तरीके का लोन ही होता है। तो वो दोनों आप पॉइंट कनेक्टेड है कि भाई उसमें स्पेसिफिकली लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि डिबेंचर पब और अदर डिपॉजिट्स ले सकती है, और नेक्स्ट में लिखा है कि और भी अगर कोई तरीके का लोन है, जैसे बैंक के पास से लोन है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास से लोन है, किसी और जगह से कोई लोन है, तो वो ले सकती है उसको। नेक्स्ट है वो कंपनी के फंड इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो जब भी आप अगर जब बिज़नेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, थोड़ा बहुत आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा होगा, तो आप ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कैश आपके पास पड़ा है उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप उसको शेयर मार्केट में डाल सकते हो, या फिर आप उससे कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो कंपनी के नाम पे और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, वो अराउंड 6-7 महीने, मतलब अप्रैल में साल शुरू होता है ना, तो वो सितंबर अक्टूबर में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, मतलब साल के बीच में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है वो साल जब ख़त्म हो जाता है तब एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। तो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ प्रपोज करेंगे, वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फाइनल डिविडेंड है वो डायरेक्टर्स प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल डिविडेंड में क्या होगा, वो जो भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि डिविडेंड कितना हो सकता है मैक्सिमम, मतलब उसमें भी अपर लिमिट। हमने शायद पहले देखा होगा इस चीज़ को कि अगर सपोज़ डायरेक्टर ने बोला है कि मैं 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड दूंगा, तो जो शेयर होल्डर्स एजीएम में वो 4 रुपये को घटा के 3 कर सकते हैं, लेकिन उसको इंक्रीज़ करके 5 नहीं कर सकते। तो जो डायरेक्टर्स है वो फाइनल डिविडेंड का एक अपर लिमिट डिसाइड करेगा। तो वो डिसाइड करेगा प्रॉफिट को देखते हुए कि कितना डिविडेंड, मैक्सिमम कितना डिविडेंड हो सकता है, और फिर एजीएम में वो डिक्लेयर होगा। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो भी डायरेक्टर्स है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव और एडिशनल टेम्प्रेरी बेसिस पे हो गए, नेक्स्ट एजीएम में आपको वो उसका रेजोल्यूशन पास करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है वो लोन्स दे सकते हैं। पहले हमने देखा था कि वो लोन्स ले सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो लोन्स दूसरे इंसान को दे भी सकते हैं।
या फिर वो किसी को गारंटी भी दे सकते हैं लोन का गारंटी मतलब कि किसी XYZ पर्सन को लोन चाहिए, किसी और पर्सन को लोन चाहिए, वो बैंक में से उसने अप्लाई किया लोन के लिए, तो मैं एक गारंटी दे रहा हूँ कि सपोज़ XYZ लोन रीपे करने में कुछ भी गड़बड़ करता है, या फिर मतलब वो कोई EMI मिस कर देता है, या फिर वो लोन भरता ही नहीं है, तो उसके बदले मैं सारा लोन पे कर दूँगा। तो ये हुआ लोन का गारंटी। नेक्स्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर सकते हैं, जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो बनाएंगे, CFO CS सब बनाएंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको देखेंगे, उसको अच्छी तरह वेरीफाई करेंगे वो सारे बैलेंस शीट P&L को, और फिर उन्हें सब सही लगे तो वो उसको अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है वो बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब अगर उनको एक नई फैक्ट्री लगानी है, उनको नई मशीनरी खरीदना है, उनको बिज़नेस का कैपेसिटी इंक्रीज़ करना है, तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो अमेलगमेशन और मर्जर को अप्रूव कर सकते हैं। दो कंपनी अगर मर्ज होना चाहती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू टेक ओवर कंपनी और एक्वायर कंट्रोल ऑफ अनदर कंपनी, तो वो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा था, वो अमेलगमेशन और मर्जर अप्रूव कर सकते हैं। मर्जर में क्या होता है, दो कंपनी मिलके एक थर्ड नई कंपनी बनाते हैं, है ना। अमेलगमेशन में भी यही होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर अमेलगमेट हो जाती है। और इसमें क्या है कि मैं, और अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मेरी जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद के उसको एक्वायर करके उसका बिज़नेस मेरे खुद के बिज़नेस में ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि मेरी कंपनी ख़त्म हो जाएगी या फिर मेरे कंपनी का बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा और एक नया कंपनी बनेगा। और ये नेक्स्ट वाले में क्या है कि मेरी बिज़नेस तो वैसी ही रहेगी, मैं दूसरे के बिज़नेस को मैं दूसरे के बिज़नेस को लेके अपना बिज़नेस और बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कंपनी और बड़ी हो जाएगी। फिर एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब, तो इसमें तो आपको ये है कि आपको याद करना पड़ेगा बैठ के हर एक पॉइंट को, इसमें और कोई तरीका है नहीं। नेक्स्ट है कि ऐसे कुछ बहुत सारे कंडीशन है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने के लिए, वहाँ पे आपको कंपल्सरीली जो आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है वहाँ पे शेयर होल्डर के पास से परमिशन लेना पड़ेगा, और वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 50% 51% वोटिंग फेवर में हो, और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि 75% वोटिंग फेवर में होना चाहिए। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर है उसके बाहर है, वो शेयर होल्डर्स की पावर में आता है। तो डैट इज़ टू सेल और डिस्पोज ऑफ द होल कंपनी और टू डिस्पोज ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ द कंपनी। तो हमने डायरेक्टर का पावर क्या था कि वो कंपनी को एक्सपैंड कर सकता है, मतलब बड़ा कर सकता है। लेकिन शेयर होल्डर्स को आपको कब पूछना पड़ेगा, अगर आपको कोई यूनिट्स को डिस्पोज करना है, मतलब आपको अपनी कोई फैक्ट्री बंद करनी है, या फिर अपने आपका बिज़नेस जो है 3-4 प्रोडक्ट्स में आपका बिज़नेस है, तो उसमें से कोई एक प्रोडक्ट को आपको बंद करना है, तो आपको अगर कंपनी के किसी भी पार्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, बंद करना है, तो उसके लिए आप शेयर होल्डर्स का परमिशन लेंगे। और हमने ऊपर जैसे देखा था कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी को मर्ज कर सकते हैं, दूसरे कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने कंपनी को बेचना चाहते हैं तो फिर आपको शेयर होल्डर्स से परमिशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू लीज द कंपनी। टू लीज द कंपनी में भी कंपनी एक तरीके से जो अपना मेन फंक्शन है, जो मेन काम है, उसका मेन काम हो सकता है प्रोडक्ट्स बनाना हो या फिर कोई सर्विसेज देना हो, वो अपना मेन काम बंद कर रही है और उसके पास जितने भी एसेट्स पड़े हैं, जो फैक्ट्री पड़ी है और जो मशीनरी पड़ी है, उन सबको लीज़ पे दे रही है। लीज़ मतलब एक लॉन्ग टर्म, आप बोल सकते हो भाड़े जैसा, लॉन्ग टर्म रेंट जैसा। तो अगर वो अपने कंपनी के सारे एसेट्स लीज़ पे दे रही है तो उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का। टू इन्वेस्ट इन ट्रस्ट सिक्योरिटी द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर ऑफ और अमेलगमेशन। तो मर्जर और अमेलगमेशन डायरेक्टर ने अप्रूव तो कर लिया,
अभी मर्जर आपने जब भी मर्जर किया है या अमेलगमेट किया है तो उसकी वजह से आपको कोई कंपनसेशन मिला होगा। जैसे हमने अकाउंट्स में देखा होगा कि जब भी पार्टनरशिप फर्म, आप एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे को बेच रहे हो तो गुडविल क्रिएट होता है। तो यहाँ अमेलगमेशन और मर्जर में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके जो एसेट है उसके प्राइस पे ही मर्जर होगा। मर्जर में ये भी होता है कि भाई जो सामने जो कंपनी आ रही है उसका पब्लिक में स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे भी उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो उसका कंपनसेशन है, और वो फंड आप किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे वो आपको शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा। तो नॉर्मल अगर आपके फंड्स हैं, आप जो नॉर्मल काम कर रहे हो अपना कंपनी का प्रोडक्ट सेल परचेज करने से, उसमें से जो फंड क्रिएट हो रहा है वो फंड इन्वेस्ट कैसे होगा वो डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो स्पेशल सर्कमस्टेंस है उसमें जो फंड मिल रहा है, जो अमेलगमेट और मर्जर करना स्पेशल सर्कमस्टेंस है, उसमें जो फंड मिल रहा है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा वो आप शेयर होल्डर से पूछेंगे। और नेक्स्ट है, हमने देखा था कि डायरेक्टर्स मनी बोरो कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप जो मनी बोरो कर रहे हो वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है और अभी तक आपने 1 करोड़ रुपए बोरो किया हुआ था। अभी आप और 1.5 करोड़ बोरो करना चाहते हो, मतलब आपका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ है और आपका टोटल लोन है ना 2.5 करोड़ हो जाएगा। तो उस केस में आपको पहले शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। तो जब भी आप जो पैसा बोरो करना चाहते हो वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, तो आपको शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर आप डायरेक्टर के, आपकी जो कंपनी है उसने डायरेक्टर को कोई लोन दिया है और अभी आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई ये डायरेक्टर पे नहीं कर पाना तो हम उसका लोन माफ़ कर देते हैं, तो उस केस में भी आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा। किसी और का लोन माफ़ करोगे तो चलेगा, लेकिन डायरेक्टर का अगर ऐसा कोई लोन है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम में आपको जो अथॉरिटी दी है और आर्टिकल्स में जो अथॉरिटी दी है। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या होता है वो तो कंपनी टू कंपनी डिफ़र करेगा, कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होगा कि आपने कौन सा अथॉरिटी दिया हुआ है अपने डायरेक्टर्स को। कोई है जो बहुत ही कम अथॉरिटी देना चाहता है, कोई है तो एकदम सारे ही अथॉरिटी डायरेक्टर्स को दे ही देना चाहते हैं। तो बिकॉज ये डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे लिस्ट नहीं दी है कि कौन से मेमोरेंडम में अथॉरिटी है, कौन से आर्टिकल्स में, सबका अलग अलग रहेगा। तो आपको सिर्फ जो कंपनीज एक्ट की जो लिस्ट है वो आपको बाय हार्ट करनी है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों में आपको एक चीज़ लिखनी है कि जो भी डायरेक्टर्स है मेमोरेंडम में जो अथॉरिटी दी है उसके अंदर रह के काम करना है। अगर उससे मेमोरेंडम में जो अथॉरिटी दी है उससे एक्स्ट्रा कोई वो काम कर लेते हैं तो फिर उस काम को क्या कहा जाएगा, अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा। और अल्ट्रा वायर्स एक्ट में क्या होता है, अल्ट्रा वायर्स अगर आपने कोई एक्शन किया है तो फिर मतलब अगर डायरेक्टर्स ने कोई अल्ट्रा वायर एक्शन किया है और उसके वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो उसका जो भरपाई है वो डायरेक्टर्स पर्सनली करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं आता है। उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्टर्स के ऊपर आता है, बिकॉज कंपनी ने तो आपको अथॉरिटी दी ही नहीं थी ना वो काम करने के लिए, वो आपको राइट दिया ही नहीं था, फिर भी आपने किया है तो ये आपकी गलती है, तो आप डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो। सेम चीज़ आर्टिकल्स में है, अगर आर्टिकल्स में जो अथॉरिटी दी है उससे बाहर जाके आपने कोई भी काम किया है तो वो अल्ट्रा वायर्स है और अगेन उसके लिए डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल रहेंगे। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, मेमोरेंडम में अगर कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट किया है, कोई ऐसा आपने एक्ट किया है जो मेमोरेंडम्स के ख़िलाफ़ है, तो फिर शेयर होल्डर्स भी उसको रेगुलराइज नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टर ने कोई एक्शन कर लिया और फिर वो आके बोलता है कि अरे ये मेरे से गलती हो गई, मेरे ध्यान में नहीं था कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मुझे इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, मैंने उसको मिसरीड किया था। तो अभी आप शेयर होल्डर्स काइंडली, मतलब वो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि आप इसको रेजोल्यूशन पास करके इसको रेगुलराइज कर दो, मतलब मैंने जो भी एक्शन किया है आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि कोई बात नहीं, मैं आपके एक्शन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं उसके लिए रेजोल्यूशन पास कर रहा हूँ, उसके फेवर में रेजोल्यूशन पास कर रहा हूँ। मेमोरेंडम में
ये पॉसिबल नहीं है। मेमोरेंडम में अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाके, तो शेयर होल्डर्स भी उसको रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल्स के अगेंस्ट जाके आपने कोई काम किया है तो शेयर होल्डर्स उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। मतलब वो एक रेजोल्यूशन पास करके आपके जो गलत एक्शंस है उसको फ्यूचर में सही कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर मेमोरेंडम के खिलाफ कोई काम किया है तो शेयर होल्डर्स के भी वो हक और पावर में नहीं आता। शेयर होल्डर्स भी रेजोल्यूशन पास करके उसको फ्यूचर में सही नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। नाउ ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स है, ड्यूटीज़ भी आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। पहली चीज़ ये है कि जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न दिया है उसके हिसाब से ही आपको काम करना है। नेक्स्ट है, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको काम करना है और उसके लिए गुड फेथ में काम करना है। यहाँ पे गुड फेथ वर्ड क्यों लिखा है? बिकॉज जो डायरेक्टर है उसने एक डिसीजन लिया कि भाई हम यहाँ पे एक नई फैक्ट्री लगाएंगे तो हमको हमारी जो कंपनी है उसको बहुत प्रॉफिट होगा। तो उसको भरोसा है गुड फेथ में मतलब उसको सच में एक सच्चे मन से उसको ये चीज़ पे भरोसा है कि अगर मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा तो मेरे कंपनी को प्रॉफिट होगा। और लेकिन फिर वो कंपनी में नुकसान हो गया तो फिर वो डायरेक्टर के हाथ में नहीं है। मतलब डायरेक्टर ऐसा इंश्योर तो मतलब 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकता ना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ कंपनी के अच्छे के लिए ही होगा। वो डिसीजन आपने अच्छे के लिए लिया, अच्छे मन से लिया है, लेकिन वो उल्टा भी पड़ सकता है। उसके लिए आप डायरेक्टर को दोषी नहीं मान सकते हो। उसका जो मन था वो अच्छे करने का ही मन था, इसलिए आप डायरेक्टर को दोषी नहीं मान सकते हो। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है ये वर्ड लिखना कि आप जो भी काम कर रहे हो वो गुड फेथ में अच्छे मन से कर रहे हो। अगर काम करने के टाइम पे आपको पहले से पता था कि भाई मैं जो ज़मीन खरीद रहा हूँ फैक्ट्री बनाने के लिए वो ख़राब है, उसमें नुकसान होगा, तो फिर आपने गुड फेथ में काम नहीं किया है, तो उस केस में डायरेक्टर्स को आप लायबल मान सकते हो, उसके खिलाफ केस कर सकते हो। लेकिन जब तक वो गुड फेथ में काम कर रहा है तब तक आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। डायरेक्टर्स को सबका इंटरेस्ट देखना है, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट देखना है, एम्प्लॉयज़ का और सोसाइटी का भी इंटरेस्ट देखना है। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने शेयर प्रॉफिट कमाने के लिए आप अपने मटेरियल्स में बहुत ही गंदा कुछ केमिकल यूज़ कर रहे हो, सस्ता गंदा केमिकल यूज़ कर रहे हो, और उसके वजह से आपके जो सोसाइटी एनवायरनमेंट है, आसपास के लोग हैं, उनको मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आपके शेयर होल्डर्स तो खुश हो जाएंगे क्योंकि आप वो सस्ता केमिकल यूज़ करने की वजह से आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गए, और तो शेयर होल्डर्स के डिविडेंड भी इंक्रीज़ हो गए, तो शेयर होल्डर तो खुश हो गए, लेकिन आपकी जो सोसाइटी या आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो गया। तो आपको सबका ध्यान रखना है, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है, आप जो भी अपना ड्यूटीज़ कर रहे हो वो ड्यू एंड रीज़नेबल केयर के साथ करना है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई उसने मेरे को बोल दिया मैंने मान लिया। आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, सामने वाला जो भी बोल रहा है एक बार उसको वेरीफाई करना है कि वो सही है कि गलत है। आपको अपने स्किल यूज़ करने हैं, आपको अपना जजमेंट यूज़ करना है, आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। A director shall not be in conflict of interest with the company directly or indirectly. Conflict of interest मतलब सपोज़ मेरी खुद की एक फ़र्म है जो कि स्नैक्स बनाती है, ठीक है, जैसे ये बालाजी चिप्स है ना, गोपाल स्नैक्स है, तो मेरी एक खुद की फ़र्म है जो फिर चिप्स और स्नैक्स बनाती है। अभी मुझे एक ऑफ़र आता है एक दूसरी स्नैक कंपनी में से कि आप मेरे ऑफिस में हमारे कंपनी के डायरेक्टर बन जाइए। तो अभी क्या होगा कि मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ मैं उसका देखूँगा या फिर मैं अपने खुद का कंपनी का प्रोग्रेस देखूँगा, क्योंकि मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मेरी जो खुद की जो कंपनी है, खुद की जो फर्म है, वो दोनों सेम ही बिजनेस में है, तो वो दोनों कॉम्पिटिटर रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैं अपना जो दूसरा कंपनी है उसको हो सकता है कि थोड़ा भेदभाव करूँ, तो यहाँ पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जैसे अगर आप लोग शार्क टैंक और सब देखते हो तो शार्क टैंक में भी कई बार वो जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं उनको कोई भी आके पिच करता है तो वो बोलता है कि मैं आपका नहीं ख़रीदूँगा बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी एक सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी में जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है उसमें इन्वेस्ट करके रखा है,
तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर मैंने आपका ख़रीद लिया और दूसरा भी बनता है तो मैं किसका प्रोग्रेस के बारे में सोचूंगा, क्योंकि दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। तो कोई एक ही प्रोग्रेस कर सकता है तो किसके प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे। तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, डायरेक्टर को सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, और अगर वो अटेंड नहीं कर सकते तो एडवांस में इन्फॉर्म भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसका कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सीक्रेट प्रॉफिट मतलब अगर सपोज़ मेरे को पता है कि कंपनी यहाँ पे ज़मीन खरीदने वाली है, उसको कोई रिक्वायरमेंट है और वो ज़मीन खरीदने वाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर पहले जाके वो सस्ते में वो ज़मीन खरीद ले और फिर ज़्यादा भाव में कंपनी को बेच दे। तो उससे क्या होगा, उसको एक प्रॉफिट होगा पर उसने कंपनी का यूज़ करके वो प्रॉफिट किया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। देन ही मस्ट टेक केयर ऑफ़ इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट। तो जिस तरीके से हम अपने खुद के एसेट्स का ध्यान रखते हैं, इमूवेबल मतलब जो हिल नहीं सकती है, ज़मीन है, फ्लैट है, फैक्ट्रीज़ है, और मूवेबल मतलब जैसे उसके कार है या मशीनरी है, वो सब मूवेबल एसेट, उसको ध्यान रखना है कि उसको वो 100% प्रोटेक्शन में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश वाला एरिया है जहाँ पे फ्लड होता है, ऐसा एरिया है, तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरा अगर फ्लड हो रहा है तो मेरी मशीनरी सेफ़ तो है ना। तो ये सारे ध्यान, मतलब जिस तरीके से हम अपने घर के सामान का ध्यान रखते हैं कि ठीक है, मेरा जो घर का सामान है वहाँ पे अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर तुरंत से हम कुछ रिपेयरिंग करवा लेंगे। तो इस तरीके से उसको अपने सारे एसेट्स का ध्यान रखना है, और कोई भी एसेट उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ करना है। सारे एसेट्स उसको कंपनी के बेनिफिट के लिए ही यूज़ करना है, किसी का भी पर्सनल बेनिफिट नहीं लेना है। उसको अपने कंपनी के फंड प्रॉपरली इन्वेस्ट करने हैं। तो हमने पावर में क्या देखा था कि उसके पास पावर है इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ ड्यूटीज़ क्या है कि उसको अपने कंपनी के फंड इन्वेस्ट अच्छी तरह करना है। एंड देन ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमने ऊपर देखा था कि डायरेक्टर को हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करना है। उसी से कनेक्टेड है कि आपको एटलीस्ट क्वार्टर में एक मीटिंग बुलानी है। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में। जनवरी टू मार्च 4th क्वार्टर रहेगा आपका, अप्रैल टू जून 1st क्वार्टर रहेगा, तो अप्रैल टू जून में एटलीस्ट एक मीटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको कोई भी अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है खुद के लिए, अपने रिलेटिव के लिए। मतलब अगर आपको पता है कंपनी कोई काम करने वाली है तो आप खुद नहीं यूज़ कर रहे हो, पर आपने अपने रिलेटिव को बता दिया और रिलेटिव के थ्रू आप कोई भी प्रॉफिट कमाने का रास्ता ढूंढ रहे हो। तो अगर ये बात पता चलती है कि डायरेक्टर ने कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर बताई है जिसकी वजह से उसके रिलेटिव को या कोई बिजनेस पार्टनर है या दोस्त है उसको फ़ायदा हो रहा है, तो जो डायरेक्टर है उसको लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट है, वो अब डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी और को नहीं दे सकता। डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ तो मेरे जगह पे ये जो मेरा दोस्त है मिस्टर एडी वो अब से डायरेक्टर बनेगा, या फिर वो बोलेगा कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। जैसे हमने ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर के टाइम पे देखा था कि मैं लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मेरे जगह पे ये मिस्टर एडी काम करेगा। ऐसा वो डायरेक्टर किसी और को अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो सारे डायरेक्टर्स मिल के वो किसी को असाइन कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर चुन सकते हैं, लेकिन कोई एक डायरेक्टर वो दूसरे को अपना सीट असाइन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, अगर वो इसमें से कोई भी उसने कंपनीज एक्ट का कोई भी प्रोविज़न है, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स का कोई भी प्रोविज़न है उसका वायलेशन किया है, तो उसको फ़ाइन हो सकता है अप टू मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख का। नेक्स्ट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत सारे छोटे छोटे कमेटी बनानी होती है। तो उसमें एक है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी बनाना उनके लिए ज़रूरी है। और नेक्स्ट है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये भी बनाना उनके लिए ज़रूरी है। तो ऑडिट कमेटी में क्या होता है, जो भी कंपनी होती है उनके उनके बहुत सारे ऑडिट होते हैं। इंटरनल ऑडिट होता है, और फिर जो बैलेंस शीट और पीएनएल होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, उसका ऑडिट करने के लिए एक अलग सीए अपॉइंट किया जाता है जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है या फिर टैक्स ऑडिटर होता है। ये सारे जो ऑडिटर्स हैं वो लोग अपना रिपोर्ट देंगे ना कि भाई कौन से ब्रांच में क्या गड़बड़ थी, कौन से अकाउंट्स में क्या गड़बड़ थी। तो ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खुद को रीड करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो एक ऑडिट कमेटी बैठेगी। ऑडिट कमेटी में
सपोज़ आपके टोटल 9 डायरेक्टर है, उसमें से 3-4 डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में हो गए, तो वो जो 3-4 लोग हैं वो सारे रिपोर्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें अगर कोई फाइंडिंग है उनको तो फिर वो उसको ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उसको रखेगी। तो ऑडिट कमेटी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। तो आपका डायरेक्टर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट कमेटी बनाए। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर्स मतलब आपके सब आ गए, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक, सब लोग आपके आ गए इसमें। अभी सपोज़ अगर कंपनी के बारे में कोई अफवाह उड़ रही है जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस घट रहे हैं या फिर उसके आपके जो बैंक है, डिबेंचर होल्डर है, वो डर के बैठे हैं कि भाई ये शेयर कंपनी को तो कंपनी के बारे में कुछ अफवाहें उड़ रही है तो क्या ये हमारा लोन रीपे कर पाएगा कि नहीं। तो आपको मतलब ये जो कमेटी है वो कमेटी उसके साथ कम्युनिकेट करेगी सारे स्टेक होल्डर्स को, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी ताकि मतलब उनका वो जो अफवाह है उसको आप काउंटर कर सको और उनका मन शांत कर सको। तो आपको बेसिकली अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना है, उसके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं, उसके लिए ये कमेटी फॉर्म होती है। तो ये बनाना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी है। नेक्स्ट है कोई भी डायरेक्टर कोई भी कंसिड्रेशन नहीं ले सकता है अपने सर्विसेज के लिए, उसको सिर्फ कैश एक्सेप्ट करना है। तो डायरेक्टर जो काम करते हैं उसके लिए उनको अगर सपोज़ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आ रहे हैं तो मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको सिटिंग फ़ीस मिलेगा। या फिर हो सकता है अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो मतलब डे टू डे काम में इन्वॉल्व हो तो उनको सैलरी, कमीशन, फ़ीस इस तरीके से कोई ना कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा। अभी जो भी रेम्यूनरेशन है उनको सिर्फ कैश में एक्सेप्ट करना है। वो ये नहीं बोल सकता है कि भाई मेरा जो सैलरी है पूरे साल का वो 20 करोड़ का बनता है तो एक काम करो, आपके पास जो 20 करोड़ की मशीनरी है वो मेरे नाम पे कर दो, या फिर आपके जो 20 करोड़ का ये जो शॉप है वो मेरे नाम पे कर दो। आप उसको अदर देन कैश का कोई कंसिड्रेशन नहीं ले सकते हो, आपको सिर्फ कैश कंसिड्रेशन ही लेना है। नेक्स्ट है कि डायरेक्टर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो हमने ऊपर जो पॉइंट देखे थे कि भाई डायरेक्टर को कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं हो सकता, डायरेक्टर के रिलेटिव को या उसके एसोसिएट्स को आप बेनिफिट नहीं दे सकते हो, उससे ही रिलेटेड है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब डायरेक्टर को पहले से पता होता है कि फ्यूचर में कंपनी कैसे डिसीजन लेने वाली है, बिकॉज डिसीजन अचानक से तो नहीं लिया जाता, पहले डिस्कशन होगा, फिर आप और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मंगाओगे, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में वापस उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ऐसे एटलीस्ट आप 1 साल तक तो उस पर डिस्कस करोगे, अगर कोई मेजर डिसीजन है तो उस पर 1 साल डिस्कस करोगे और फिर डिसीजन होगा, आप पूरा सेटिस्फाइड हो उसके बाद। तो जो डायरेक्टर है उसको तो डे 1 से पता है ना कि भाई हम ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं तो हो सकता है ये हो जाए। वो अगर बाहर वाले किसी को इन्फॉर्म कर देंगे और उसकी वजह से आपका शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा, तो अगर उसने बाहर वाले को इन्फॉर्म कर दिया तो वो बाहर वाला क्या कर सकता है कि उसको पता है कि भाई 1 साल बाद जब ये डिसीजन लोगों को पता चलेगा तो शेयर्स बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो वो अभी से शेयर्स खरीद के रख देगा और 1 साल बाद जब डिसीजन डिक्लेयर होगा तो वो शेयर्स बेच देगा। तो इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। सो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है कि उसको जो भी पावर्स दिए कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, उसको अपने पावर्स के अंदर ही काम करना है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सपोज़ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है तो उसको क्या होगा, उसको उसके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी आएगी। अगर वो मेमोरेंडम के जो अथॉरिटी है उसके बाहर जाके काम करता है तो और कोई नुकसान होता है तो वो पर्सनली लायबल है। अगर आर्टिकल्स के बाहर जाके वो काम करता है और शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि नहीं, मैं आपने जो गलती की है उसको रेजोल्यूशन पास करके करेक्ट नहीं करूँगा, तो फिर जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी लॉस होता है, वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल है। तो ये इसमें क्या क्या लायबिलिटी आएगी, पहली चीज़ तो सिविल लायबिलिटी और नेक्स्ट है क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी मतलब जो डायरेक्टर है उसका इंटेंशन नहीं था ख़राब करने का लेकिन गलती से ख़राब हो गया। मतलब अगर जिस तरीके से हमने बताया एग्जांपल लिया था कि आपकी जो कंपनी है कोई ऐसा केमिकल यूज़ कर रही है जो आसपास के जो लोग हैं उसको नुकसान कर रहा है। अभी ये डायरेक्टर को ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं था, उसको ये पता था कि भाई मतलब, या फिर उसको कंपनी ने ये बोला हुआ था कि या फिर उसने कभी ऐसा कोई रिपोर्ट देखा ही नहीं था जिससे उसको ये पता चले कि ये केमिकल आसपास के लोगों के लिए नुकसान है। उसने जो भी काम किया उसने ये
गुड फेथ में किया, उसने ये भरोसा रख के किया कि मेरी जो कंपनी केमिकल यूज़ कर रही है, हमारे पास एक खुद का ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, तो वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी में वो केमिकल को पूरा प्रोसेस करके उसके बाद ही उस केमिकल को बाहर थ्रू किया जा रहा है, और वो केमिकल कोई नुकसान कर रही है ये उसको पता नहीं था, तो उस केस में सिविल लायबिलिटी होगा। लेकिन अगर सपोज़ वो डायरेक्टर को पहले से पता था कि ये जो केमिकल है वो नुकसान करती है लोगों को, और फिर भी वो उस केमिकल को अपने कंपनी में यूज़ कर रहे थे और उस केमिकल को प्रॉपरली मतलब गंदी तरीके से बाहर डिस्पोज कर रहे थे, अगर डायरेक्टर को पता था और फिर भी उसने ये काम किया, तो फिर आपका क्रिमिनल लायबिलिटी आएगा। तो अगर आपने गुड फेथ में काम किया है, आपको ये भरोसा था कि आप सही कर रहे हो, लेकिन बाई मिस्टेक गलती हुई है, तो सिविल लायबिलिटी आएगी, और अगर आपने जानबूझ के गलती की है तो क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। जो आपकी सिविल लायबिलिटी है वो दो लोगों के खिलाफ हो सकती है, मतलब आपकी लायबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी हो सकती है एंड लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कंपनी भी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक सेपरेट पर्सन है अपने डायरेक्टर्स से। तो अगर डायरेक्टर्स के कोई भी काम की वजह से कंपनी को कोई भी नुकसान होता है, तो डायरेक्टर्स को कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कौन कौन से केसेस में कंपनी को नुकसान होगा? अगर आप जो किसी भी डायरेक्टर ने जानबूझ के कंपनी के अकाउंट्स मिस अप्रोप्रिएट किए हैं, मतलब उसमें बैलेंस शीट में अलग फिगर्स दिखाई, मतलब गलत फिगर्स दिखाई, पीएनएल में गलत फिगर्स दिखाई, तो फिर वो जो डायरेक्टर है उसको कंपनी को ये जो भरपाई करनी पड़ेगी। बिकॉज आपने जब अकाउंट्स मिस अप्रोप्रिएट किए तो शेयर होल्डर्स ने उस हिसाब से उसका शेयर का प्राइस डिसाइड किया, उसका हो सकता है आप शेयर का प्राइस बढ़ गया, और जब ये मिस अप्रोप्रिएशन पता चला तो उसका शेयर का प्राइस अचानक से गिर गया होगा, तो ये गिरने की वजह से कंपनी को भी तो नुकसान होगा। तो अगर आपने कभी फ्रॉड किया ही नहीं होता तो फिर इतना ज़्यादा कंपनी का रेपुटेशन ख़राब भी नहीं होती। तो इसलिए वो जो फ्रॉड की वजह से कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हुआ है, उसके लिए आप डायरेक्टर के ऊपर लायबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है, अगर कंपनी के पास इतना प्रॉफिट नहीं है फिर भी डायरेक्टर ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो उसको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, तो उस केस में भी डायरेक्टर पे पर्सनल लायबिलिटी आएगी। अगर जो डायरेक्टर है उसने कंपनी के जो पैसे हैं या कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल काम के लिए यूज़ किया है, तो फिर उस पर लायबिलिटी आएगी। या फिर कोई भी डायरेक्टर है उसने कोई भी फ्रॉड किया है, या जो प्रॉपर्टी है वो खुद के नाम पे परचेज़ कर ली, कंपनी के नाम पे परचेज़, मतलब उसको ये शेयर होल्डर ने बोला था कंपनी के नाम पे परचेज़ करो, लेकिन उसने जो एग्रीमेंट है उसने कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया, उसने अपना खुद का पर्सनल नाम मेंशन कर दिया और डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, तो ऐसे कोई भी फ्रॉड है उसके लिए डायरेक्टर को लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट है, अगर डायरेक्टर हैबिचुअली एब्सेंट रहता है, तो हमने पहले देखा हुआ था कि अगर डायरेक्टर 12 महीने तक कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं करता है तो हम मान लेंगे कि उसका ऑफिस वेकेंट हो गया है और उसके जगह पे हम दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे, मतलब उसको सॉर्ट ऑफ निकाल देंगे उसमें से। तो लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है कि भाई डायरेक्टर को पता है कि मैं 12 महीने तक नहीं आऊँगा तो ये लोग मुझे निकाल देंगे, तो वो क्या करेगा, वो 3 मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, और जो 4th मीटिंग है 12 महीने जस्ट ख़त्म होने से पहले वो आ जाएगा मीटिंग में, उसके बाद वापस वो 3 मीटिंग के लिए गायब हो जाएगा, और फिर एक मीटिंग जो लास्ट 12 महीने होने से पहले वाली जो मीटिंग है उसमें आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि उसका 12 महीने का कंडीशन तो फुलफ़िल नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको बोल सकते हो कि आप हैबिचुअली आप मीटिंग अवॉइड करते हो और एब्सेंट रहते हो, तो इसके वजह से बिकॉज आप एज अ डायरेक्टर आप एक्सपर्ट हो ना, और अगर आप ऑफिस में नहीं आ रहे हो, आप एब्सेंट रह रहे हो, तो मुझे आपका एक्सपर्ट नॉलेज मिल नहीं रहा है, मुझे आपकी जो एक्सपर्ट सर्विसेज है वो मिल नहीं रही है, इसीलिए और उसके वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है कि भाई अगर आप एज एन एक्सपर्ट आप बैठे होते, आपने अपना काम अच्छी तरह किया होता तो मेरा बिज़नेस अच्छी तरह चलता, तो अभी आपके एक्सपर्ट नॉलेज ना होने की वजह से मेरे बिज़नेस में नुकसान हो गया, तो आप लायबल हो। अब थर्ड पार्टी मतलब जो जनरल पब्लिक है, शेयर होल्डर्स है, बैंक है, कोई भी हो सकता है, तो कंपनी के अलावा जो भी पर्सन है उसके सामने भी
डायरेक्टर्स लायबल हो सकता है, उसको भी डायरेक्टर को पर्सनली अपने एसेट में से पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वो थर्ड पार्टी को कब पेमेंट करेगा? सपोज़ अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी हो और वो प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पे किसी भी शेयर होल्डर ने शेयर खरीद लिया और उसको नुकसान हो गया, तो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया और उसमें खुद का नाम लिखा, कंपनी का नाम नहीं लिखा, तो बिकॉज उसने खुद का नाम लिख के एग्रीमेंट किया है, तो अगर वो एग्रीमेंट में कुछ भी पैसा देना पड़ता है तो वो डायरेक्टर खुद अपने जेब से पैसे देंगे, वो कंपनी तो पैसे नहीं देगी। अगर डायरेक्टर ने थर्ड पार्टी के साथ कोई भी फ्रॉड किया है, अगर डायरेक्टर ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी पावर्स लिखे हैं वो अनलिमिटेड है, मतलब टेबल A to E में लिखा होता है कि भाई डायरेक्टर्स की कितनी लायबिलिटी है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उस केस में कंपनी भी अगर कोई नुकसान करती है, कंपनी को जो भी थर्ड पार्टी को पैसा देना होता है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो फिर वो कहाँ से आएगा? वो डायरेक्टर खुद देगा, बिकॉज मेमोरेंडम में लिखा है कि डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट है, हमने देखा था कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा पैसा बोरो करना है तो आपको शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए। सपोज शेयर होल्डर का परमिशन के बिना आपने ज़्यादा पैसे बोरो कर लिए, तो उस केस में भी कंपनी लायबल रहेगी। वो किसके पैसे देने के लिए लायबल है? जो थर्ड पार्टी है, आपने जिन लोगों से ये पैसा बोरो किया है, उन लोगों को पैसा रीपे करने के लिए डायरेक्टर लायबल रहेगी। नेक्स्ट है कि जब कंपनी सपोज बंद हो जाती है तो कोर्ट देखेगा कि भाई कंपनी बंद क्यों हुई, क्या डायरेक्टर ने जानबूझ के नुकसान किया है या फिर मतलब नॉर्मली नुकसान है, गुड फेथ में नुकसान है, या फिर उसको पता था कि नुकसान होने वाला है फिर भी उसने ये सारे काम किए। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई डायरेक्टर को पता था कि ये वो जो भी काम कर रहे हैं वो सब नुकसान वाले काम है, फिर भी उसने कंपनी को जानबूझ के नुकसान किया है, तो उस केस में भी वो बोल सकता है कि डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके अलावा क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ सकती है। सो डायरेक्टर्स आर हेल्ड क्रिमिनली लायबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस है, ये आपने सिविल लायबिलिटी में भी देखा था। तो जब ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो डायरेक्टर्स के ऊपर आप सिविल लायबिलिटी भी डाल सकते हो। सिविल लायबिलिटी में यूजुअली सिर्फ फाइन होता है, और आप क्रिमिनल लायबिलिटी का भी केस डाल सकते हो। क्रिमिनल लायबिलिटी में उनको जेल भी होता है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब जेल के लिए आप कब जा सकते हैं? अगर उन्होंने कोई चीटिंग की है, कोई फ्रॉड किया है तो। नेक्स्ट है, कंपनीज एक्ट का कोई भी प्रोविज़न का वायलेशन किया है, कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न को वो नहीं मान रहे थे। नेक्स्ट है, आप उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या फिर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की है, या फिर उन्होंने कोई भी ऐसा एक्ट किया हो। या तो आपने कंपनी जब शुरू की तब आपने कोई गलत काम किया, कंपनी को मैनेज कर रहे थे उस टाइम पे गलत काम किया, कंपनी बंद हो रही थी उस टाइम पे कुछ भी चीटिंग किया, आपने किसी भी स्टेज पे कभी भी कोई चीटिंग की हो, तो उस पर आपके ऊपर एक क्रिमिनल लायबिलिटी का केस तो हो सकता है। उसके बाद जो कोर्ट है वो डिसाइड कर सकती है कि भाई वो क्रिमिनल लायबिलिटी है, उसको जेल में जाएगा या नहीं, या फिर सिर्फ सिविल लायबिलिटी है, उस पर फाइन, सिर्फ फाइन ही होगा। बट केस तो किसी भी केस में हो सकता है अगर आपने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया है ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो इसके साथ ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मैनेजिंग डायरेक्टर देखेंगे। थैंक यू।